हाय फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर। और ये जो चैप्टर है हाइट एंड डिस्टेंस 10th बोर्ड के लिए 5 मार्क्स का पूछा जाता है। तो सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस ओवरऑल इस चैप्टर में जो है दूरी और ऊंचाई का कैलकुलेशन है। ठीक है, इसमें दूरी और ऊंचाई ही निकालना है। ओवरऑल यदि पूरे चैप्टर में देखा जाए तो दूरी और ऊंचाई, ठीक है, इसी से रिलेटेड ये सवाल पूछा जाता है। ऐसा पूछेगा कि मीनार की लंबाई क्या है, मीनार की ऊंचाई क्या है, इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग देख लेते हैं इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है। कुछ एंगल है, इसको एंगल जो यूज होगा इसमें उसका यूजेज देख लेते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। और रहा बात, सबसे पहले 8.1 2 3 4 5 जो भी है एक्सरसाइज, इससे 8.4 8.3 8.2 8.1 इससे पहले जो हम लोग पढ़े हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये तो हम लोग जान ही चुके हैं कि ए एक समकोण त्रिभुज है। मान लीजिए कि ए बी और सी क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और यहाँ जो एक 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या कहलाता है, कर्ण। और जहाँ जो थीटा एंगल दिया हुआ है उसके सामने वाला जो भुजा होता है ये लंब कहलाता है। और कर्ण और लंब के अलावा जो तीसरा भुजा बचेगा वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। अब देखिए इसी के आधार पर हम लोग ये भी कैलकुलेट कर चुके थे कि ये जो समकोण त्रिभुज ए बी और सी दिया है, और इसमें जो एक भुजा मान लीजिए कि 6 सेंटीमीटर दे दिया है, और एक कोण का वैल्यू दे दिया है थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। तो इसमें अन दो भुजा का मान भी हम लोग इवेल्युएट कर सकते हैं। देखिए इसमें इवेल्युएट करने के लिए अधिकांश स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता है कि साइन थीटा का प्रयोग होगा कि कॉस थीटा का प्रयोग होगा। तो एक बेसिक सा कंसेप्ट क्या है देख लीजिए। मान लीजिए कि ए वाला भुजा का ये जो कर्ण का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले 6 इसमें और इसमें रिलेशन देखिए। 6 दिया हुआ है, एच दिया हुआ है, और थीटा एच का भी 30 डिग्री दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको ऊपर रख लीजिए या इसको नीचे रख लीजिए, दोनों में से कोई बटा में कर दीजिए, यानी कहने का मतलब इन दोनों को अनुपात कर दीजिए। तो 6y एच कर दिए। अब देखिए थीटा क्या है, थीटा देखिए थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है, तो लंब पी कहलाएगा। तो ये क्या बचा, किसको बटा में की है 6, तो ये बी बचेगा। और ये क्या बचा एच, तो बी बटा एच क्या होता है कॉस थीटा। तो अपने आप से यहाँ से कॉस थीटा ध्यान में रखेंगे कि कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच। यहाँ से हम लोग वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। और पहले पढ़ चुके हैं, जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बटा एच, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बी बटा एच, और कॉस थीटा सॉरी पी बटा बी, tan थीटा इक्वल टू बी बटा बी, और कॉस थीटा इक्वल टू बी बटा एच। ये सबसे हम लोग परिचित हो चुके हैं। और एक रिलेशन ये भी जाने थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसी के आधार पर इसका कभी यूज होगा तो हम लोग कर लेंगे। और इसमें जो है हाइट एंड डिस्टेंस में मेन यूज है, अधिकांश जो फार्मूला लगेगा जो सूत्र होगा इसका उपयोग ज्यादा होता है साइन और टैन का। ठीक है, ये ध्यान में रख लेना है कि जब अधिकांश जो सवाल पूछे जाते हैं उसमें टैन का यूज बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में। उन्नयन कोण क्या होता है और अवनमन कोण क्या होता है। चलिए देखिए उन्नयन कोण, सबसे पहले उन्नयन कोण जिसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि हाइट एंड डिस्टेंस में दो कोण उन्नयन कोण और अवनमन कोण के बारे में यदि आप लोग समझ गए, यदि कंसेप्ट पूरा आप लोगों को क्लियर है, तो सवाल बनाने में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले देख लीजिए उन्नयन कोण क्या होता है। देखिए मान लिया जाए, सपोज डैट मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक, ठीक है, घर है, ठीक है, ये हमारा क्या है घर है, ये हमारा घर है।
और एक क्या है, भूमि का सतह। ठीक है, भूमि का सतह जिसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल बोल सकते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, क्षैतिज तल। ठीक है, जो भूमि का जो तल होता है उसको क्या बोलते हैं, क्षैतिज तल। अब यहाँ पे क्या है, मान लिया जाए कि यहाँ पे कोई वस्तु या झंडा वगैरह कुछ वस्तु, ठीक है, रखा हुआ है, फ्लैग झंडा रखा हुआ है, या कोई वस्तु ही मान लीजिए कोई वस्तु रखा हुआ है। ठीक है, जिसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। मान लिया जाए यहाँ पे ये वस्तु आपका रखा हुआ है, और ये जो भवन है, घर है, ठीक है, भवन जो है, भवन के ऊपर एक वस्तु रखा हुआ है, और एक कोई व्यक्ति, भवन से कुछ दूरी पर कोई व्यक्ति खड़ा है। ठीक है, ऐसे जो है कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं, और इस वस्तु को इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से ऐसे देख रहा है। ठीक है, इतना समझा रहा है। भवन के ऊपर एक वस्तु रखा हुआ, वस्तु कहाँ रखा हुआ, ऊपर। ठीक है, घर से ऊपर एक वस्तु रखा हुआ है, और भवन के कुछ दूरी पर, ठीक है, कुछ दूरी पर यहाँ पे एक व्यक्ति जो है इस वस्तु को देख रहा है। तो ये जो है दृश्यक, देखने वाला क्या कहलाता है, दृश्यक कहलाता है। ये जो व्यक्ति है, ये जो आदमी है, और इस वस्तु को जो देख रहा है, और वस्तु से और दृश्यक के आँख के बीच, ठीक है, एक हम रेखा खींच देते हैं। ठीक है, इस रेखा को हम लोग बोलते हैं दृष्टि रेखा। इस रेखा को क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। ठीक है, दृष्टि रेखा यानी देखने वाला ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रेखा खींचते हैं, ये वस्तु और दृश्यक है, देखने वाला दृश्यक है, उसके बीच में एक रेखा खींच देते हैं, तो उस रेखा को नाम क्या बोलते हैं, दृष्टि रेखा। अब देखिए ये भूमि है, यानी क्षैतिज तल, हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, अब देखिए ये क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा, देखिए दो लाइन आपस में यदि इंक्लाइन करता है, ये मान लीजिए पहला लाइन है और दूसरा लाइन है, तब दो लाइन आपस में झुकाव उत्पन्न करता है, तो उसके बीच में कुछ एंगल बनता है। देखिए इसके बीच में क्या, एक एंगल बन रहा है, मान लीजिए कि थीटा एंगल बन रहा है। तो किसके किसके बीच में एंगल बन रहा है, तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण क्या कहते हैं, उन्नयन कोण कहते हैं। तो यहाँ पे इसको ध्यान से देखिए एक बार फिर से, वस्तु क्या है, ऊपर है, दृश्यक क्या है, नीचे है, और नीचे से कोई वस्तु को ऊपर की ओर देख रहा है, तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच जो एंगल बनता है, उस एंगल को क्या कहते हैं, उस कोण को उन्नयन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। और ये बात को एकदम याद रख लेना है, को जो उन्नयन कोण बनता है हमेशा 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 क्षैतिज तल के साथ बनता है, या बोले तो नीचे बनता है। उन्नयन कोण हमेशा क्या बनता है, नीचे बनता है। ठीक है, और उन्नयन कोण में इसमें कंडीशन क्या है, इसमें यदि कंडीशन देखें उन्नयन कोण में, इसमें वस्तु क्या होना चाहिए, वस्तु जो होना चाहिए, वस्तु ऊपर की ओर होना चाहिए। वस्तु कहाँ होगा, ऊपर की होगा, और दृश्यक जो होगा, देखने वाला जो होगा दृश्यक, ठीक है, जो दृश्यक होगा क्या होगा, नीचे की ओर होगा। और ये जो एंगल किसके किसके बीच में एंगल बनता है, तो एंगल जो है दृष्टि रेखा, ठीक है, एंगल जो है दृष्टि रेखा और किसके बीच में, दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच बनता है। क्षैतिज तल के बीच का ये एंगल बनता है। इसमें एकदम याद कर लेना है, जो उन्नयन कोण है हमेशा क्षैतिज तल के साथ बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के साथ जो बनता है एंगल, उस एंगल को उन्नयन कोण कहते हैं। और इसमें उन्नयन कोण में वस्तु ऊपर की ओर होता है और दृश्यक नीचे की ओर होता है। अब देख लेते हैं, हम लोग बात कर लेते हैं, पहला तो एंगल के बारे में बात कर लिए कि उन्नयन कोण क्या है। तो जब वस्तु ऊपर की ओर है और दृश्यक क्या नीचे की ओर है, देखने वाला दृश्यक जो है, ये जो व्यक्ति है नीचे की ओर है, तब देखता है तो दृष्टि रेखा और उन्नयन कोण के बीच में जो एंगल बनता है, सॉरी क्षैतिज तल के बीच में जो एंगल बनता है, उसी को उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल यदि देख लिया जाए, मान लिया जाए कि यहाँ एक टावर है। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ एक टावर है, और एक टावर से मान लिया जाए कि 10 मीटर की दूरी पर कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, और देखिए टावर के ऊपर वाला भाग जो कहलाता है शीर्ष कहलाता है,
और नीचे वाला भाग को हम बोलते हैं पाद बिंदु। ऊपर वाला शीर्ष बिंदु और नीचे वाला को क्या बोलते हैं, पाद बिंदु। अब यहाँ देखिए ये जो व्यक्ति है टावर के शीर्ष को देख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा और छोटा बना देते हैं, मान लीजिए इतना छोटा व्यक्ति है तो टावर के शीर्ष को देख रहा है। तो देखिए ये क्या भूमि वाला है, यानी क्षैतिज तल है, क्षैतिज तल। और ये देखिए आँख से, देखिए इस शीर्ष को आँख से देख रहे हैं, दृष्टि रेखा का काम किया, ये वाला दृष्टि रेखा, और इसके बीच में जो एंगल बनता है तो इसके लिए जो होगा, इस शीर्ष है, देखिए मीनार के शीर्ष, टावर जिसको बोले, टावर के शीर्ष, और देखिए यहाँ व्यक्ति जो देखने वाला ऑब्जर्वर है उसके आँख के बीच के जो रेखा है दृष्टि रेखा काम करेगा, और दृष्टि रेखा और क्षैतिज तल के बीच जो एंगल बनेगा यही तो उन्नयन कोण हुआ। तो इस टाइप के सवाल पूछे जाएंगे तो यहाँ पे इसका यूज होगा, तो ये आपके लिए उन्नयन कोण का काम करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं अवनमन कोण पर, ठीक है। अवनमन कोण क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो मान लिया जाए कि ये जो है, मान लिया जाए कि ये आपका एक भवन है, ठीक है, घर है, ठीक है। घर पे एक व्यक्ति ऊपर एल से जो है खड़े हैं, ठीक है। तो ये जो घर है, जो भूमि है, ठीक है, ये भूमि है जिसको क्षैतिज तल बोलते हैं, क्षैतिज तल, क्षैतिज तल। अब देखिए मान लिया जाए कि ऊपर से नीचे की ओर कोई व्यक्ति देख रहा है, किसको, कोई एक वस्तु रखा हुआ है। मान लें कि यहाँ पे एक वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, ठीक है। इस वस्तु को ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है। तो इसके बीच के ये जो ऑब्जर्वर है, इसके आँख से और वस्तु के बीच में जो ये लाइन बनेगा, ठीक है, एक लाइन बनेगा, और इस रेखा को क्या बोलेंगे हम, दृष्टि रेखा, ठीक है। इस रेखा को दृष्टि रेखा बोलेंगे, दृष्टि रेखा। अब देखिए क्या होगा कि ये जो वस्तु, देखिए अवनमन कोण में जो है दृश्य क्या है, ऊपर की ओर है, लेकिन उन्नयन कोण में क्या था, नीचे से देख रहा था ऊपर की ओर, ठीक है। तो यहाँ से इसके बीच में देखिए क्षैतिज तल के समांतर एक ऐसे हम यदि लाइन खींचे, ठीक है, क्षैतिज तल के समांतर एक ऐसे एक लाइन खींचे तो इस लाइन को क्या बोलेंगे, क्षैतिज स्तर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लेवल जिसको बोलते हैं। अब देखिए क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच में जो ये एंगल बनेगा, देखिए ये वाला जो एंगल बनेगा थीटा, इसी एंगल को हम बोलते हैं अवनमन कोण। और उन्नयन कोण की कंडीशन में क्या था कि ये जो भवन था, ठीक है, ये भवन था, और ये क्या था, क्षैतिज, ये था क्षैतिज तल, और यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा था, और यहाँ पे वस्तु रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पे वस्तु रखा हुआ था। तो ये व्यक्ति जो है इस वस्तु को देख रहे थे। तो इसके बीच में क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में जो एंगल बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उन्नयन कोण, ठीक है, इसको उन्नयन कोण बोला जाता है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। यही आपका अवनमन कोण है, ठीक है, अवनमन कोण। अब देखिए हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि जब दो कोई पैरेलल लाइन, देखिए जब दो कोई समांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा ऐसे काट दे तो एकांतर जो कोण जो होते हैं, ये एक्स है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। चलिए देख लीजिए यहाँ पे ये थीटा है तो ए भी क्या हो जाएगा, देखिए तो ये लाइन, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को आगे मिला दीजिए, क्षैतिज तल और क्षैतिज अस्तर के भी जो समांतर रेखा है, देखिए दृष्टि रेखा ऐसे तिर्यकछेदी की रेखा के रूप में काम कर रहा है। तो इसके बीच और इसके बीच एंगल बना, उसको क्या बोले, अवनमन कोण, अवनमन कोण, अवनमन कोण, ठीक है, अवनमन कोण। अब देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में इक्वल हो जाएगा, किसे, तो एकांतर कोण से। तो इसका भी बहुत ज़्यादा उपयोग होगा। तो इसमें देखिए अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में देखिए उन्नयन कोण और अवनमन कोण में क्या डिफरेंस है, यही डिफरेंस है कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं, ये जो दोनों जो है एक दूसरे क्या हो जाते हैं, अपोजिट। उन्नयन कोण में व्यक्ति दृश्यक क्या था, देखने वाला नीचे की ओर, लेकिन उन्नयन कोण में, अवनमन कोण में जो दृश्यक जो है ऊपर की ओर है। अब देखिए
इसमें उन्नयन कोण में किसके किसके बीच के एंगल बनता है, तो क्षैतिज तल और दृष्टि रेखा के बीच में एंगल बनता है। लेकिन इसमें क्षैतिज स्तर और दृष्टि रेखा के बीच का एंगल बनता है, और यहाँ से ए एंगल और एक एकांतर कोण से क्या होगा, इक्वल हो गया। इसमें जो है वास्तु कहाँ रहेगा, वास्तु जो है नीचे की ओर रहता है, वास्तु नीचे रहता है। और देखने वाला जो दृश्यक है, दृश्यक क्या है, तो ऊपर की ओर रहता है। ठीक है, इसमें वस्तु नीचे की ओर और दृश्यक ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे देखेगा। याद रहे, नीचे की ओर जो एंगल बनता है उसको उन्नयन कोण, और ऊपर की ओर जो एंगल बनता है उसको क्या बोलेंगे, अवनमन कोण। अब इसका उपयोग, इसी दोनों एंगल का उपयोग करके हम लोग सवाल का सोल्व करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। हाँ, तो अब हम लोग देख लेते हैं एक और कंसेप्ट जो हम लोग 8 या 9th क्लास में पढ़ करके आए हैं। तो एंगल फॉर्मेशन के बारे में हम लोग क्या देखे थे, ऐसे यदि प्रकार से एंगल का फॉर्मेशन करना रहता था, डिवाइड करना रहता था, 90 डिग्री का एंगल बना रहता था, और 30 डिग्री 15 डिग्री जो भी एंगल को फॉर्मेशन करना रहता था, तो ऐसे प्रकार लेकर के ऐसे 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 बनाते थे। और यहाँ मान लो कि 15 डिग्री हो गया आपका, ये 30 डिग्री हो गया, ये 45 डिग्री हो गया। यानी जैसे जैसे देखिएगा, इंक्लाइंड ऐसे है, ज़्यादा इंक्लाइंड है, फिर ऐसे और खड़ा किए और खड़ा किए और ऐसे स्ट्रेट किए, ठीक है, खड़ा किए। तो देखने को ये मिल रहा है कि जो इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, इस लाइन से जितना ज़्यादा इंक्लाइंड है उसका वैल्यू उतना ही क्या है, इंक्लाइंड बोले तो झुका हुआ। जो इस लाइन से देखिए ए और बी, इस लाइन का नाम लीजिए ए बी लाइन से जितना ज़्यादा ये झुका हुआ है उसका वैल्यू उतना ही कम है। और जैसे ही दूर जा रहा है इस लाइन से, ए बी लाइन से जितना ही दूर जा रहा है उसका वैल्यू देखिए बढ़ते जा रहा है। यानी इस इंक्लाइन में तो और उठ रहा है और उठा रहे हैं। यानी मेरा इस एंगल को समझाने का मेन मकसद ये था कि यदि कोई समकोण त्रिभुज ऐसे दिया रहेगा, ठीक है, ऐसे सवाल में पूछेगा, यदि कोई समकोण त्रिभुज ऐसे दिया रहेगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है, दिया रहेगा, तो इसमें से यदि बोले कौन सा एंगल बड़ा होगा, मान लीजिए ये वाला एंगल आपको θ1 दे दे और यहाँ पे θ2 दे दे, और यदि हम पूछे कि θ1 बड़ा है कि θ2, ये बताइए, तो कैसे डिटरमाइन कीजिएगा। तो हम क्या बताएं कि जो लाइन से जितना नज़दीक होगा, यानी नज़दीक यानी जितना ही इंक्लाइन होगा उसका वैल्यू क्या होगा, उतना ही कम होगा। देखिए इसका इंक्लिनेशन, जो 1 वाला की इंक्लिनेशन क्या ज़्यादा जैसे झुका हुआ है और एक कम झुका हुआ है, तो जिसके साथ में ज़्यादा झुका रहे ये वाला वैल्यू कम हो जाएगा और ये वाला वैल्यू ज़्यादा। यानी मान लीजिए कि 60 डिग्री हो गया तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री। इसी टाइप का सवाल आप लोग का बुक में पूछता है। देखिए कैसे पूछेगा कि मान लिया जाए कि ये आपका मीनार है, ठीक है, हाँ मीनार है, ले लीजिए भाई, ये आपका मीनार है और मीनार से कुछ दूरी पर, ठीक है, मान लीजिए कि मीनार से कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, और एक कुछ दूरी पर यानी मान लिया जाए कि 30 मीटर की दूरी पर, मीनार के यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 30 मीटर की दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है और ये मीनार के शीर्ष को ऊपर ऐसे देख रहा है। ठीक है, जब देख रहा है तो कुछ एंगल बना रहा होगा, मान लीजिए कि बोल रहा है कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है। जब मीनार की ओर बढ़ता है तो एंगल कितना डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर तो हम बोल दिए कि भाई 30 डिग्री बनाता है, 60 डिग्री बनाता है। ऐसे यदि बोल दे कि 30 मीटर की ऊंचाई का एक मीनार, ठीक है, 30 मीटर ऊंचाई का एक मीनार, ठीक है, और कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है, कुछ दूरी पर एक व्यक्ति खड़ा है जिसका उन्नयन कोण मीनार के शीर्ष और व्यक्ति के हॉरिजॉन्टल क्षैतिज अक्ष के साथ उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो बताइए कि जो व्यक्ति है मीनार से कितनी दूरी पर खड़ा है, ऐसा पूछ सकता है। तो एंगल ए डिटरमाइन करने में अधिकतर स्टूडेंट भूल जाते हैं कि 30 यहाँ लिखना है कि 30 यहाँ लिखना है, या 60 यहाँ लिखना है कि 60 यहाँ लिखना है। तो इसी कंसेप्ट का प्रयोग करके हम लोग देख लेंगे कि जो एंगल जितना ही बड़ा होगा वो मीनार या भवन के नज़दीक रहेगा, और कम वाला एंगल जो जिसके साथ इंक्लिनेशन ज़्यादा होगा उसका होगा। ठीक है, तो ये बात को कंसेप्ट में याद रख लेना है कि जी ये मान लीजिए कि मीनार है और ये दो लाइन है, तो यहाँ वाला जो एंगल होगा बड़ा होगा और यहाँ वाला जो एंगल होगा छोटा होगा, एकदम याद रख लेना है। ठीक है, अब एक छोटा सा और कंसेप्ट है, क्या है देखिए, ये तो उन्नयन कोण की बात रहा है, नीचे तो उन्नयन कोण बनता है,
अब देख लेते हैं अवनमन कोण के बारे में थोड़ा सा। तो अवनमन कोण मान लिया जाए कि ये आपका भवन है, यहाँ पे कोई आदमी व्यक्ति बैठे हुए हैं और क्षैतिज तल से एक व्यक्ति यहाँ पे एक वस्तु रखा हुआ है यहाँ पे, और इसके साथ में एंगल ऐसे, ये तो अवनमन कोण इसके समांतर वाला लाइन के साथ में एंगल बनाता है ना, क्षैतिज अस्तर के साथ में एंगल बनाता है, तो ये थीटा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए एक और बोलता है कि यहाँ पर एक और एंगल दे देगा ऐसे, एक यहाँ पे वस्तु यहाँ पे देख रहा है और एक वस्तु यहाँ पे भी रखा हुआ, इसको भी देख रहा है, तो यहाँ भी एंगल इसका बनेगा। तो देखिए इसके साथ में देख लीजिएगा ध्यान से, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इसके साथ में एंगल भी बनेगा और इसके साथ में भी एंगल बनेगा। तो जो जितना नज़दीक रहेगा, ये वाला नज़दीक रहेगा तो 30 डिग्री, और दूर रहेगा ये दूर वाला एंगल ज़्यादा बनेगा 45 डिग्री। इस कंसेप्ट का भी याद रख लेना है कि जो जितना इस लाइन है जितना नज़दीक रहेगा ये 30 डिग्री, दूर रहेगा तो 45 डिग्री। अब इसका उपयोग कर लेंगे, ये वाला लाइन देखिए, ये वाला लाइन 30 डिग्री, तो यहाँ भी 30 डिग्री होगा एकांतर कोण से, ये 45 डिग्री और ये भी हो जाएगा 45 डिग्री। और अभी आप लोग क्या बताएं कि जो मीनार भवन कुछ भी रहे, जो जिसका नज़दीक रहेगा उसका वैल्यू ज़्यादा रहता है। देखिए तो ये ज़्यादा इंक्लाइन है तो इसका वैल्यू 30 डिग्री और इसका वैल्यू क्या 45 डिग्री है कि नहीं। तो ये दोनों कंसेप्ट का उपयोग होगा, बहुत ज़्यादा यूज होगा। अब एक कंसेप्ट और आएगा कि मान लीजिए कि दो खंभा है, ठीक है, मान लिया जाए कि दो खंभा, देखिए एक खंभा है और दूसरा खंभा ऐसे है, ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है, देखिए एक खंभा ऐसे है और एक खंभा ऐसे है, और दोनों को बीच की दूरी है, और बीच में देखिए इसके साथ में एक व्यक्ति यहाँ पे कोई वस्तु तो इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, और इसका लंबाई कुछ और है, इसका कुछ और है, इसके साथ का यहाँ पे एंगल बना रहा है तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा, और इसका एंगल यहाँ दिया हुआ है। तो इस टाइप का सवाल आप लोग को पूछे जाते हैं, ठीक है। तो फिलहाल ये आप लोग का हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा जो कंसेप्ट था, तो इसका उपयोग कहाँ होगा, कैसे हो गया, थोड़ा सा कैसे हुआ, थोड़ा सा हम लोग इसका रिव्यू के रूप में देख लिए। अब देखेंगे एक्सरसाइज के रूप में 9.8 का सवाल नंबर 1 में क्या पूछता है, तो उसको देखिए ऑपरेशन करते हैं। तो ये फिलहाल आपका कंसेप्ट था, बहुत अच्छा कंसेप्ट था। तो अवनमन कोण ऊपर वाला बनेगा और उन्नयन कोण नीचे वाला बनेगा। इस टाइप के जो जितना जिसके नज़दीक रहेगा उसका वैल्यू ज़्यादा रहेगा, उसके दूर वाला का वैल्यू क्या रहेगा, कम रहेगा, ठीक है। और इसका कंसेप्ट भी है, जो जितना जिसके नज़दीक रहेगा कम वाला वैल्यू देखिए कम रहेगा, और दूर वाला वैल्यू क्या होगा, दूर होगा, एकांतर कोण से इक्वल हो जाएगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। हाँ, तो अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 9.1 का सवाल नंबर 1। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ता है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, भूमि पर सीधे खंभे के साथ बांधा हुआ है। यदि भूमि के अस्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ध्यान से पढ़िए, कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। कह रहा है कि सर्कस का एक कलाकार है जो 20 मीटर की रस्सी है और डोरी पर वो चढ़ रहा है। कह रहा ये आप लोग को जैसे ही सवाल बोला कि डोरी पर चढ़ रहा है, तो डोरी क्या लूज रहेगा, नहीं ना, डोरी तो क्या टाइट रहेगा। अब ये देखिए चढ़ रहा है तो कुछ ऊंचाई का जिक्र करेगा, भाई चढ़ रहा है तो नीचे ऐसे राशि ऐसे रहेगा तो चढ़ेगा नहीं ना, जब राशि जो रहा होगा ऐसे रहा होगा, उसका सपोर्ट रहा होगा खड़ा ऐसे, तब तो चढ़ा होगा। वहां बोल भी दिया है कि खंभे, एक भूमि के साथ में एक खंभा लगा हुआ है, उस पर क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। तो बोल रहा है कि खंभे के ऊंचाई ज्ञात कीजिए, खंभे के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल को बनाने से पहले ऐसा सवाल, इसके जैसा अनेक सवाल, कोई भी सवाल दे दे तो इसका हम सोल्व कर सकते हैं। बशर्ते सवाल को समझना बहुत जरूरी है। एक बार में नहीं समझ में आया, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार पढ़िए, ठीक है। देखिए क्या कहता है कि भूमि सर्कस का एक कलाकार है जो रस्सी पर, तनी हुई रस्सी पर, ढीला नहीं है, रस्सी बोला तनी हुई है, तनी हुई रस्सी पर चल रहा है, और एक भूमि के साथ में एक खंभा लगा हुआ है। मान लिया जाए कि ये आपका जो है खंभा यहाँ पे ऐसे लगा हुआ है,
ठीक है। ये आपका क्या है, खंभा लगा हुआ है, भूमि के साथ में खंभा लगा हुआ है, और यहाँ पे रस्सी को ऐसे करके यहाँ से ऐसे बांध दिया है, ठीक है, रस्सी को ऐसे बांध दिया गया है। अब जरा बोल रहा है कि जो भूमि के साथ, ये भूमि के साथ जो है, और रस्सी तनी हुई रस्सी जो है ऐसे है, इसके साथ में जो कोण बना रहा है, कितना डिग्री का एंगल बना रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री। अब जरा बात ये बोलिए कि हम क्या बोले थे कि जो नीचे वाला एंगल बनता है हमेशा उन्नयन कोण होता है, ठीक है। अब देखिए ये 30 डिग्री बन रहा है, और इस तनी हुई रस्सी का लंबाई जो है 20 मीटर है, 20 मीटर है। और इसका फिगर ऐसे नहीं बना करके हम लोग सीधे ऐसे लाइन भी ऐसे ड्रा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे हम लोग बना सकते हैं। इसको लिख दीजिए डोरी, ठीक है, कितना मीटर, तो भाई 20 मीटर की डोरी है, और ये आपका एंगल रहा 30, और इसको नाम लीजिए ए, और इसको बी, और ये सी। ये भूमि है, ये डोरी है, ठीक है, और इस पे ऐसे सर्कस वाला कलाकार चढ़ रहा है। अब देखिए इसको भी यदि एंगल मानेंगे तो एक 90 ही तो होगा, ठीक है। तो इसको ए और इसको बी है, इसको मान लीजिए सी है। तो सबसे पहले ऐसा सवाल यदि बोर्ड लेवल में पूछा तो लैंग्वेज के रूप में लिखना बहुत जरूरी है। इस टाइप के सवाल को लैंग्वेज में ही लिखना बहुत, ठीक है, समझदारी वाला बात होता है। इसको समझ के लैंग्वेज में लिख देना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना कि, क्या लिख देंगे, माना कि ए बी क्या है, इसको क्या है माने थे, खंभा है। जो भी समझ में आ रहा है उसको लिख दीजिए। माना कि ए बी क्या है, ए बी, माना कि ए बी खंभा है जिसकी लंबाई या ऊंचाई, जिसकी ऊंचाई ए बी इक्वल टू एच मीटर, कितना मीटर मान लिया, एक कैपिटल एच मान लीजिए, ए बी इक्वल टू कैपिटल एच मीटर, तथा डोरी क्या भाई, एसी ना है, डोरी एसी इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 20 मीटर, ठीक है। और पूछ रहा है इसका हाइट और एंगल और कोण ए सी बी इक्वल टू 30 डिग्री। जो एंगल दिया रहता है उसको बीच में लिखते हैं, इसलिए सी वाला दिया हुआ है तो सी को बीच में कर दीजिए। बी सी ए भी लिख सकते थे। अब लिखेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी में, अब यहाँ पर बात रहा इसी में नहीं, ऐसा सवाल पूछे तो अधिकतर स्टूडेंट साइन लगाए कि कॉस लगाए, tan लगाए, सेक लगाए, क्या लगाए, पता नहीं चलता है। तो कुछ नहीं, साइन कॉस कुछ नहीं करना है, एकदम भूल जाना है। एक कंसेप्ट तो आप लोग जानते हैं ना, देखिए एक कंसेप्ट जानते हैं कि ये 90 डिग्री है, इसके सामने एच होता है, और मान लीजिए कि थीटा है तो थीटा के सामने वाला पी होता है, लंब होता है, और इसके और इसके अलावा जो बचा बी कहलाता है, ठीक है। कुछ नहीं करना है। क्या बोल रहा है, इसका लंबाई पूछ रहा है, ठीक है, तो इसको पूछ रहा है तो इसको क्या माने, एच माने, ठीक है, एच, ठीक है। तो एच को ऊपर रख लीजिए, और क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है उसको बटा में कर दीजिए, जो दिया हुआ है, जो पूछता है तो ऊपर में रख दीजिए, और जो दिया हुआ है तो 20 मीटर दिया हुआ है तो 20 को नीचे में रख दीजिए। अब देखिए एक क्या है, थीटा है, तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाता है, पी कहलाता है, तो इसको हम पी बोलेंगे। और त्रिभुज के देखिए 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है। अब देखिए ये क्या होगा, पी बटा एच, तब पी बटा एच किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का होता है। तो यहाँ लिख देंगे साइन कितना डिग्री, 30 डिग्री। आप समझ में आया, यहाँ पर टाइम क्यों नहीं लगाए, ठीक है, डायरेक्ट जो निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, और जो दिया है उसको नीचे कर दीजिए। और ये देख लेना है थीटा के सामने वाला लंब होता है, ये लंब हो गया तो ये क्या बचेगा, आधार, कर्म हो गया। तो साइन थीटा इक्वल टू लिख दिए। अब साइन थीटा का वैल्यू कितना होता है, एच बटा 20 हो गया, और साइन थीटा का वैल्यू 1/2, और इसमें क्या हो जाएगा 2h इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये हो जाएगा 20। तो इसीलिए, तो यहाँ पे आ जाइए, तो इसीलिए h इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20/2 यानी 10 मीटर, ठीक है। तो नीचे में लिख देना है, अतः खंभा की ऊंचाई यानी ए बी बराबर 10 मीटर,
ये आपका सवाल रहा। तो इसको ये सवाल को फिगर ऐसा बना लीजिएगा, इसका आंसर ये रहा। ठीक है, एक ही फिगर बनाना है, यही वाला फिगर बना दीजिएगा, नहीं तो यही वाला बना दीजिएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक फिगर का यूज कर लीजिए, इसका हो गया आंसर। तो इस टाइप के सवाल में इसका जो लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, मेन लैंग्वेज ही है इसका। और ये सवाल 5 मार्क्स का पूछा जाता है, 5 मार्क्स का पूछा जाता है। ऐसा सवाल बहुत ही ईजी पूछा जाता है। चलिए, इसको नीचे नहीं दिख रहा था भाई। हाँ, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।